नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात करेंगे मणिपुर के हालात पर और पूछेंगे कि क्या अब वहां पर बहुमत का सम्मान होगा, क्योंकि एक बड़ी खबर यह है कि अचानक रातों रात वहां एक उठापटक हुई है। बीजेपी की सरकार पर संकट मंडरा रहा है क्योंकि 3 बीजेपी के विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और जो उप मुख्यमंत्री वाई जयकुमार सिंह हैं उन्होंने और उनके साथ जो बाकी उनकी पार्टी यानी एनपीपी के 3 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। और इसके अलावा पूरे तरीके से जो बाकी 2 और थे, एक टीएमसी और एक निर्दलीय, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह से 9 विधायक कम हो गए हैं और हालात फिर से हमें 2017 की ओर ले जा रहे हैं, जब कम विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। उस समय कांग्रेस को 28 सीटें मिली थीं और बीजेपी को महज 21 सीटें मिली थी, लेकिन एन वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मणिपुर में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई। ऑपरेशन कमल का उस समय भी बहुत नाम चला था, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के सिर्फ एक दिन पहले क्या मणिपुर में रिवर्स ऑपरेशन कमल हो गया है? क्या जैसा मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह में बीजेपी करती आई है, क्या वैसा ही जैसे को तैसा जैसा कोई मामला मणिपुर में हमें दिख रहा है? क्या ये एक उल्टी शुरुआत हो रही है मणिपुर से और इसका असर राज्यसभा चुनाव में भी पड़ना तय माना जा रहा है? और अब जाहिर है कांग्रेस खुश है और जो एक्स सीएम है इबोबी सिंह, वो दावा करना चाहते हैं कि वो अब बुलाए जाएं, मुख्यमंत्री बने और विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब जो बहुमत का मसला है उसे सम्मान दिया जाएगा या फिर कोरोना के बहाने कोई रास्ता निकाला जाएगा? हमारे साथ इस चर्चा में जो अगले आधे घंटे तक हम करेंगे, उसमें शिव भाटिया जो कांग्रेस के नेता हैं, कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके अलावा महेश वर्मा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले महेश वर्मा जी से। महेश वर्मा जी, अभी तक हम सुनते थे कि बीजेपी की ओर से ऑपरेशन कमल चलता था और तमाम पार्टियां न सिर्फ दल बदल तो क्या कहें, अब तो सीधे जो नया सिलसिला शुरू हुआ है बीजेपी के दौर में कि पार्टी से इस्तीफा ही दिला दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनी हमने सब सामने देखा है। तो क्या मणिपुर में क्या हुआ? यह उलट कैसे गया मामला, रिवर्स ऑपरेशन कमल? महेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ऐसा लगता है कि महेश वर्मा से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कांग्रेस के शिव भाटिया जी, उनसे बात कर लेते हैं। शिव भाटिया जी, ये जो आप इस समय शुरुआत हुई है मणिपुर में, इसके क्या संकेत हैं और क्या आप भी तोड़ फोड़ के रास्ते पे चल पड़े हैं? नहीं पंकज जी, इसके अंदर आपको दूसरे रूप में देखना पड़ेगा। जब ये सरकार बनी 2017 के अंदर, उस समय कांग्रेस को 28 सीटें मिली और 21 सीटें बीजेपी को मिली। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें चाहिए थी, 3 सहयोगियों का मदद चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी 10 सीटों के पीछे थी। उस समय जो पैसे का एक भेजा इस्तेमाल हुआ, मसल पावर का भेजा इस्तेमाल हुआ, आप बेहतर समझते हैं किस तरह से मणिपुर में हुआ, किस तरह से गोवा में हुआ, और भी जगहों के उदाहरण आप ऑलरेडी बोल ही चुके हैं। उसके बाद जो होता रहा है, ये जो लोकतंत्र की हत्याएं हर जगह के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन का भेजा इस्तेमाल ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि साम दाम दंड भेद के साथ हर सरकार को नेस्तनाबूद करना है, हर सरकार को हमने डिस्क्वालीफाई करके अपनी सरकार वहां पे बनानी है, कैसे भी किसी भी रूप में कोई भी चीजों का इस्तेमाल करके, चाहे वो स्पीकर का इस्तेमाल किया जाए, चाहे वहां बैठे हुए अपने उपराज्यपालों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो जैसे को तैसा है, वहां के लोग आज समझ चुके हैं। जिस तरह पे आप समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको उसमें जाऊंगा। बॉर्डर पे जो स्थिति है, जो इकोनॉमी की आज स्थिति है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा देश जहां से गुजर रहा है, हम कहाँ संभाल पा रहे हैं इस देश को? हम सिर्फ बातों से, बातों की जगलरी से अपना समय बिता रहे हैं। ना हम कोरोना को हैंडल कर पाए, ना समय पे हमने अपनी कार्रवाइयां दी। तो ये एक शुरुआत ही नहीं है, ये इस सरकार को एक बहुत बड़ा तमाचा है और सबक है समय के साथ। कि आप कहते हैं जो आपने किया अभी गुजरात के अंदर,
जो आपने इससे पहले कर्नाटक में किया, जो आपने मध्य प्रदेश पे किया, एक एक सीट के लिए, राज्यसभा की सीट के लिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि 35-35 करोड़ रुपए का आप ऑफर दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं होता। उन्होंने बकायदा उनको मीटिंग करनी पड़ी ये बात बताने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमेशा लोकतंत्र में आपकी बात आ गई। मेरा ख्याल है कि यहीं पर बीजेपी के, बिल्कुल बीजेपी के महेश नेता और राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं। एक बार हम उनसे फिर कोशिश करते हैं। महेश जी, ये जो पूरा मणिपुर में हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि एक रिवर्स ऑपरेशन कमल की शुरुआत हुई है? इसे आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, आपने सवाल जो है शिव भाटिया जी से मणिपुर के ऊपर पूछा, लेकिन शिव भाटिया जी ने पूरे देश के बारे में चर्चा कर दी और उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ गलत है, यहाँ सही है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। तो इस तरह की बातें और मैं इस चीज से यही कहूंगा कि अच्छा होता कि बात वो कही जाती। महेश वर्मा जी से संवाद बनाने में थोड़ी तकलीफ है, इस समय कुछ तकनीकी का मसला है, लेकिन हमें लगता है कि इस मसले पर कुर्बान अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही अनुभवी पत्रकार हमारे देश के। कुर्बान साहब, क्या मणिपुर कोई संकेत दे रहा है, या फिर अब राजनीतिक दलों को जब सत्ता सामने दिखती है तो कोई नैतिकता वगैरह की बात करना या सवाल उठाना भी शायद अब कोई उसका मतलब नहीं रह गया है? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ, और बल्कि मैं यही कहना चाहता था कि अब राजनीति में मर्यादा, नैतिकता, ये सब ऐसे शब्द हो गए हैं जो सिर्फ डिक्शनरी में महदूद हो गए हैं, इस पे कहीं अमल होता नहीं है। वैसे भी 1959 जब केरल में ईएमएस नंबूदिरिपाद की सरकार गिराई गई, उसके बाद से लेकर के और अब तक हमने ये देखा है कि सरकारें बनाने, बिगाड़ने में और खरीद फरोख्त करने में अब शायद कोई पीछे रह नहीं गया है। और ख़ास करके जो दो हमारी देश की बड़ी पार्टियां हैं, पहले काम कांग्रेस पार्टी किया करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी बखूबी उस काम को अंजाम दे रही है, जो कि पार्टी विद रेफरेंस का दावा करती थी। हमने देखा संविद की सरकारें 67 में बनी थी, 67 से लेकर के 70 तक कांग्रेस में विभाजन हुआ, तब कई राज्यों में सरकारें बदली। सवाल ये है कि क्या हम ये जो रोजाना का आयाराम गयाराम होता है, जो एक ज़माने में हरियाणा जिसके लिए बदनाम था, वो अब हर राज्य में होने लगा है। लगभग हर राज्य में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना एक व्यक्ति, और बाकी जगहों पर भी, कर्नाटक में जिस तरह से विधायकों के इस्तीफे दे ला करके सरकार बदली गई। तो इसमें ये एक नंगा खेल हो रहा है सरकार बनाने के लिए या बहुमत जुटाने के लिए। अब उसमें राज्यसभा का चुनाव भी एक फिलहाल हो गया है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जरा जल्दी में है कि राज्यसभा का बहुमत उसके पक्ष में हो, और जो दिक्कतें उसको आ जाती हैं बीच में चेक एंड बैलेंसेस के नाम पे, वो भी दूर हो। तो इसीलिए कोरोना के चलते हुए जब सारा देश बंद था तो मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई, राजस्थान में अभी सरकार बदलने की कोशिश हुई, और अब ये रिवर्स गेम जो आपने कहा ये मणिपुर में शुरू हो गया। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो दल बदल कानून बनाया गया था ये निरर्थक साबित हुआ है, और ऐसा कुछ किया जाना चाहिए कि जिसपे कम से कम इस बेशर्मी के साथ जो लोग पाला बदलते हैं उस पर लगाम लग सके। बिल्कुल। शिव भाटिया जी, कभी जब दल बदल विरोधी या उस पर रोक लगाने वाला विधेयक आया था, कानून बना था, और राजीव गांधी के समय हुआ था, बहुमत था, बहुत प्रचंड बहुमत था राजीव गांधी को उस समय, और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आप लोगों पर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी है। आज ज़रूर आपको लग सकता है कि शायद आप मणिपुर में सरकार बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि, या क्या नहीं लगता कि एक बड़ी पार्टी के नाते कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए कि इस बीमारी से पूरी तरीके से निजात पाई जाए और जनता के मत के साथ विश्वासघात ना होने पाए? आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं।
लेकिन ये परिस्थितियां किसने पैदा की? आप इस समय की सरकार के अंदर 6 साल के पीरियड को देखिए, कहां कहां पर भेजा इस्तेमाल हुआ। जब आपने आपने वो कानून बनाया तो उसके अंदर बड़े लॉजिकल लैंड के ऊपर हम चले गए थे। हर समय सुधार की आवश्यकता होती है समय समय के साथ। मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता सुधार और भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मसल पावर का और पैसे का भेजा इस्तेमाल इस समय हो रहा है, मैं नहीं समझता सन 47 से 52 से जब से सरकारें बन रही हैं, ये ऐसा भेजा इस्तेमाल कभी भी सामने किसी भी रूप में आया हो। पास्ट में जाएंगे, बहुत चीजें उखड़ के आएंगी, लेकिन आप बेहतर समझ रहे हैं, एक पार्टी 28 सीटें लेती है और एक पार्टी 21 सीटों पे खड़ी है। रात रात के अंदर ऐसा क्या इस्तेमाल हो गया, ऐसी क्या चीजें हो गई कि वो आके वहां पे सारी की सारे सेंटर के मंत्री वहां पर बैठ गए। एक मणिपुर को लेने के, जैसे गोवा का उदाहरण भी मैं दे सकता हूं, ये ऐसा क्या हो गया जहां जिस एक पार्टी को 2 और 3 सीटें चाहिए जो सहयोगी पार्टियों की, एक को 10 और 11 चाहिए। इसके अंदर अब आप कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा स्वरूप सामने समझ आ रहा है कि किस तरह से अपनी पावर का और किस तरीके से अपने मसल पावर का इस्तेमाल किया गया। आप पीछे देख लीजिए कर्नाटक में क्या हुआ, आप उसके बाद देख लीजिए गुजरात में क्या हुआ। उसके बाद आपने कोरोना की परवाह नहीं की, आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए कोरोना को बिल्कुल बस्ते में बंद कर दिया। 1 महीने से लोग चिल्ला रहे थे। इनको सरकारों से प्रेम है, और ये मैं बता दूं, ये सरकार नहीं गिरी है, ये इनको चेहरा दिखाया गया, ये शुरुआत है। इस सरकार की नाकामियों की शुरुआत है। लोग समझने लगे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव समझने लगे हैं इनके साथ कितनी दूर तक जाया जा सकता है। नहीं चला जा सकता इनकी दूर तक। ये अभी शुरुआत है, आगे आने वाले समय में अपने आप देखिए क्या क्या रूप लेगा राजनीतिक स्वरूप। कुर्बान साहब से पूछ लेते हैं। सर ये बताइए कि ये जाहिर है आज बहुत दिन बाद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके अंदर एक स्वाभाविक है थोड़ा खुशी कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन आपको लगता है कि जो मौजूदा माहौल है और जिस तरह से पूरी राजनीति चल रही है और राज्यपालों के जिस तरह के बयान वगैरह वगैरह हम सब सुनते आ रहे हैं ख़ासतौर पर नॉर्थ ईस्ट से, क्या आपको लगता है कि इस बहुमत का अगर वहाँ पर कांग्रेस जुटा भी लेती है फिलहाल, तो इस बहुमत का आसानी से सम्मान हो पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि वहाँ एक गैर बीजेपी सरकार बने। और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश का भी उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन मैं एक बात कांग्रेस प्रवक्ता से भी कहना चाहता हूँ, वो पिछला इतिहास भूल जाना चाहते हैं, सिर्फ 6 साल का इतिहास याद रखना चाहते हैं। तो उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में 356 का बेजा इस्तेमाल करके कश्मीर में किस तरह से फारूक अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त की गई, एक बार नहीं 3 बार। किस तरह से रामकृष्ण हेगड़े की सरकार बर्खास्त की गई, किस तरह से एनटीआर की सरकार बर्खास्त करके वहां एक डमी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कांग्रेस पार्टी के जो पाप हैं वो इस 6 साल में धुल नहीं जाते। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करें और उसकी निंदा करें, वहीं ये भूल जाना चाहिए कि बड़े अरसे तक कांग्रेस पार्टी ने ये रास्ता भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी वही सब कर रही है जो कांग्रेस पार्टी किया करती थी। इसलिए ये ज़रूरी है मात्रा भेद करना, और ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप चाहते हो कि कल को आपके साथ में वो ना हो जो आपके साथ में आज राजस्थान में हो रहा है, या कल कर्नाटक में हुआ, या परसों मध्य प्रदेश में हुआ, तो एक ऐसी राजनीति की बात करिए कि जिसमें दल बदल मजाक ना हो जाए। राजीव गांधी के ज़माने में आया दल बदल कानून, बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन कितने दिनों में उसकी धज्जियां उखड़ गई, कितने दिनों में उसको कांग्रेस पार्टी ने, और नरसिम्हा राव की सरकार भूल जाए हम, जब सांसदों की खरीद फरोख्त करके सरकार को बरकरार रखा गया था 5 साल के लिए, उसके लिए कांग्रेस प्रवक्ता क्या कहेंगे? तो ये कह देने से आपके पाप धुल नहीं जाते मान्यवर। बिल्कुल, लेकिन इस पर बात करेंगे, अगर बहुमत का सम्मान इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इसके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक राजनीति में।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर में तेजी से बदले घटनाक्रम में, जिसके तहत बीजेपी सरकार अब अल्पमत में आती दिख रही है। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उप मुख्यमंत्री समेत कम से कम 9 विधायकों की कमी हो गई है। 3 बीजेपी के विधायक भी चले गए हैं कांग्रेस में, और जाहिर है एक नए दौर में एक नया उठापटक हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी उम्मीद शायद ही कोई करता हो इस दौर में, क्योंकि ऑपरेशन कमल की आदत पड़ गई थी लोगों को। अब ये रिवर्स ऑपरेशन कमल दिख रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा जी भी जुड़े हैं। महेश जी, हम ब्रेक के पहले हम 2 बार आपसे जुड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। आप ये बताइए, अगर हमारी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही है, कि क्या बीजेपी ने जो कर्नाटक में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, जो गुजरात में किया, क्या अब उसे मणिपुर में अपना ही चेहरा देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा। फिलहाल ये एक जो नैतिकता बस जो कांग्रेस अलाप बिलाप प्रलाप कर रही थी, या ये मैं कहूँ कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात जो एक आज मणिपुर में साबित हो गया है। राजस्थान में जिस तरह से चीख पुकार इन लोगों ने शुरू किया कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, अब पता नहीं वो सारे रुदाली जो है क्यों मौन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात में कर्नाटक में सरकार बदली है, मध्य प्रदेश में बदली है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार इसी कोरोना काल में आपने बदल दी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। पंकज भाई, कुर्बान अली साहब जो कह रहे थे, उनके समर्थन में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। जो शिव भाटिया जी जो है ना, जिस पार्टी से ये प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश करी है इसी मणिपुर को लेकर और कर्नाटक को लेकर एशआर बोमई केस में, और ये दोनों कांग्रेस सरकार के खिलाफ बातें गई थी। ये तो इस देश की न्याय व्यवस्था ने भी बता दिया था कि इस देश में कांग्रेस ने जो लोकतंत्र की जिस तरह से मजाक और माहौल उड़ाया है और जिस तरह का मिसयूज किया है, ये मतलब आप ये समझ लीजिए, इस लोकतंत्र में अगर किसी ने सबसे ज्यादा किसी चीज को डैमेज किया, ध्वस्त किया, तो कांग्रेस ने किया। आज ये तो आप महेश जी इस पर खुश हैं कि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है, आपने उससे थोड़ा कम किया है, इसलिए आपको मेडल मिलना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज बीजेपी जो क्योंकि उत्तराखंड में आपके खिलाफ भी टिप्पणी कोर्ट कर चुका है। उत्तराखंड में जो आपने किया था और बड़ी गंभीर टिप्पणी हुई थी। पंकज जी तो मैं क्या ये कह रहा हूं देश कि के 2 बड़े राजनीतिक दलों से यही सुनना चाहेंगे कि किसने ज्यादा लोकतंत्र का नुकसान किया है, या कोई जिम्मेदारी भी बनती है? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बीजेपी को अनैतिक, महेश जी, हाँ, बीजेपी को आप अनैतिक बेशक कह लें, उसमें वो कहने में किसी आदमी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए ना, मुझे कोई ऐतराज है। आप कहते रहिए, साहब, हम एक ऐसे लोकतंत्र में है जो शायद दुनिया के लिए एक नजीर था। तीसरी दुनिया के देशों में अकेला भारत ही था जहां पर लोकतंत्र भी था और साथ में एक सेकुलर मॉडर्न डेमोक्रेसी भी थी, जो शायद अन्य देशों में नहीं रहा, जहां पर तानाशाही अनिवार्य रूप से आई। और इस तरीके से लोकतंत्र के साथ विकास का नारा, धर्मनिरपेक्षता के साथ विकास का नारा, एक इतने विविधतापूर्ण समाज में ये बहुत एक असंभव सी चीज मानी जाती थी। दुनिया कहती थी ये देश टूट जाएगा। चर्चिल का महत्वपूर्ण बयान आपको याद ही होगा। लेकिन फिर भी हम चले, क्या हमें हमारे राजनीतिक दलों ने फेल कर दिया है? उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन बस तकलीफ इसी बात की है कि आप ये ना कहिए कि था, आप कहिए कि है। कुर्बान साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आप कुर्बान साहब से भी हमारा सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा है, तो हम चलते हैं सीधे शिव भाटिया जी के पास। शिव भाटिया जी,
अब ठीक है कि मणिपुर में आपके पक्ष में चीजें बनती दिख रही हैं, लेकिन आपके पास, जैसे कि हम तमाम डेमोक्रेसीज में देखते हैं कि जो विपक्षी दल होता है वो तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए देश को कुछ अपना एक ब्लूप्रिंट भी रखता है, तो ऐसी स्थितियां ना बन पाए भविष्य में, क्या है आपके पास ऐसा प्रस्ताव, ताकि आपको अगर 28 सीटें मिलें तो आपकी सरकार बने, उनकी ना बने जिनकी 21 सीट है, और बाद में फिर ऐसा ना हो कि जिसकी सरकार बन जाए उसको जोड़ तोड़ से गिराने की कोशिश की जाए? कोई प्रस्ताव, विचार है आपके पास? भेजा इस्तेमाल करने की कोशिश किस सरकार ने की? आप 356 की बात करते हैं। जब स्टेट की सरकारें अराजकता फैलाएं, फंडामेंटल राइट्स का सम्मान ना करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऑनर ना करें, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को ऑनर ना करें, और जब कोई स्टेट सेंटर के ऑर्डर्स को मानने से मना करता है तो सरकारें बदली नहीं जाती थी। उसके अंदर एक क्लॉज था 356 जो उसका इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था। अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले सरकारों को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सुधार लाने की भी कोशिश किसने की? कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने लाया एंटी डिफेक्शन बिल के ऊपर 1/3 मेजोरिटी के साथ, और उसका भी भेजा इस्तेमाल किसने किया इसी 6 साल में? और ये बात कर रहे हैं कोर्ट की। वर्मा जी को मैं बता देना चाहता हूं, अभी हाल फिलहाल, कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, गुजरात के अंदर कोर्ट ऑर्डर पास करती है, स्ट्रक्चर पास करती है, जजेस स्ट्रक्चर पास करते हैं कोरोना के ऊपर, रातों रात उनको बदल दिया जाता है। किस कोर्ट की बात की, ऑनर की बात कर रहे हैं ये लोग? इनके दिमाग के अंदर सत्ता का भूख और सत्ता इतनी ज्यादा चढ़ गई है कि ये लोकतंत्र की हत्या करने के अलावा ये जानते ही नहीं है, ये सत्ता ही पाना चाहते हैं। सर्विस सरकार का मतलब होता है सर्विस टू द पीपल। ये कौन सी सर्विस दे रहे हैं? लोग मर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आपसे संभल क्या रहा है? आपसे कुछ नहीं संभल रहा। इकोनॉमी का क्या हाल है मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि आज मणिपुर के ऊपर है, किस दिन और रखेंगे तो बात करेंगे। बॉर्डर्स के ऊपर क्या हाल हो गया, 80 किलोमीटर तक चाइना अंदर घुस जाता है, 2 महीने के बाद तक आपके साथ क्या होता है? सारा देश आपके साथ खड़ा है, अगर चाइना के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ करिए तो सही, आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। मणिपुर का तमाचा पूरा देश देखेगा आने वाले समय में, और आपको बता देंगे कि इस देश की जनता क्या चाहती है। ज्यादा दूर नहीं है ये जो आप बातूनी बातें करके और छैने और घंटियां बजा के और आरतियां उतार के समय गुजार रहे हैं, कितनी देर और गुजारेंगे? ये मेघालय बहुत बड़ा उदाहरण है, ये समय बताएगा आपको। दिशा में हमें जाना चाहिए, या हमारा जो लोकतंत्र है वो अब पूरी तरीके से एक ऐसी अंधी गली में चला गया है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है? कहना जाती होगी, जब आप कहते हैं कि लोकतंत्र था तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों में अकेला भारत ही ऐसा देश है जिसने पिछले 70 साल में निर्बाध रूप से लोकतंत्र न सिर्फ ये कि अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुआ है, बल्कि वो एक बड़े वृक्ष के रूप में सामने आया है, और वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन हाँ, जिस तरह का खिलवाड़ होता है, जब कांग्रेस करती थी तो उसका विरोध होता था, लेकिन वही काम जो पार्टी विद डिफरेंस कहने वाले लोग या नैतिकता की बात करने वाले लोग करने लगे, तो फिर ये लगा कि ये सिर्फ सरकार बनाने की, जोड़ तोड़ करने की कोशिश है, इसके अलावा नहीं है, और इससे जाहिर है कि लोकतंत्र कमजोर होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये घटनाएं ना हो और ऐसे लोगों को शर्मसार किया जाए, मीडिया के जरिए से भी, और जुडिशरी तो करती ही है, और राजनीतिक स्तर पर भी यह होना चाहिए कि जहां ये खरीद फरोख्त, आया राम गया राम की राजनीति हो, उसकी निंदा की जाए और ऐसी नज़ीर पेश की जाए जिससे भारत पूरी दुनिया के देशों में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में, एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में सामने आए, जिसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष भी हो, प्लूरलिस्टिक भी हो, लोकतांत्रिक भी हो। और मुझे लगता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में देश में लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत हो। महेश वर्मा जी, आखिरी कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे कि क्या एक देश में बहुत ही जबरदस्त इस समय आपका राजनीतिक प्रभाव है, मतलब बीजेपी का प्रभाव है, और उसके हाथ में बहुत मजबूत सत्ता है और सत्ता में वो बहुत मजबूती से है, तो क्या कोई रास्ता आप ऐसा निकालेंगे कि इस तरह की घटनाएं
ना हो, चाहे आपको फायदा हो रहा हो पिछले दिनों से, लेकिन देश का और लोकतंत्र का तो नुकसान होता ही है। देखिए, निश्चित रूप से ये चिंता की विषय है। किसी भी लोकतंत्र में ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। जो आपका आज मुद्दा है, जो सवाल है, इसको या कुर्बान अली जी जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो चिंता होनी चाहिए। और हमारी तो सबसे बड़ी सुंदरता यही है भारत की कि यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम इतने अच्छे से और परिपूर्ण ढंग से, या इतना कुछ इसको खत्म करने की, या वो 326 हो, या इमरजेंसी हो, या इसका मिसयूज ऑफ पावर हो कांग्रेस के रिजिम में, कम से कम 56-57 बार तो 356 का मिसयूज हुआ है। इस तरह का डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है ये आर्म ट्विस्टिंग करके सरकार बनाने के काम करते रही है। तो मैं मानता हूं कि अभी मणिपुर में बहुत अर्ली है कुछ कहना, और ये फ्लोर पे ही तय होगा कि होना क्या है। अभी ये फ्लोर जो है, अभी एक व्यवस्था जो बनी है इस देश में, या सुप्रीम कोर्ट ने उस परंपरा को किसी तरह से स्थापित भी किया है कि फ्लोर के बिना किसी भी पार्टी को या किसी भी सरकार को अल्पमत या बहुमत कहना यथोचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हमें और ये बात अफसोस है कि तभी याद आती है जब हमारे खिलाफ चीजें जा रही होती हैं। और अभी भी आपकी पूरी बात यह है कि कांग्रेस ने क्या अपराध किए, निश्चित ही किए होंगे, पर अभी शायद अपनी ओर भी देखने की जरूरत है। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ सब लोग दूसरे का ही गुनाह देख रहे हैं। बहरहाल, आप सब ने इस पर चर्चा में हिस्सा लिया, आप सबका शुक्रिया। इस राजनीति के इस अंक में बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।